हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विद डॉक्टर आदिल सीमाब में। और हम कार्ल मार्क्स के हवाले से बात कर रहे थे और मार्क्स की जर्मनी में जो इब्तदाई ज़िंदगी थी उसके हवाले से हमने बात की थी। फिर कार्ल मार्क्स और जेनी की शादी और शादी के बाद दोनों को जिन हालात में बर्लिन से निकल के पेरिस दोनों चले गए, उन हालात पे हमने बात की थी। और फिर पेरिस में जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी, हम इस मौजू पे बात कर रहे थे। और जो मार्क्स का एक इर्तिकाई अमल है उसको जानने की, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। आज हम उससे आगे चलते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका था कि मार्क्स जो है उसके साथ एक इशू तो ये हुआ था कि जिस जर्मन फ्रेंच एनल के लिए उन्हें बुलाया गया था उससे फाइनेंसर्स ने पैसा निकाल लिया, वो तजर्बा नाकाम हो गया था। लेकिन रेनिश गज़ट की कुछ रकम उन्हें मिल चुकी थी जिसकी वजह से उनका गुजारा चल रहा था। अब इस दौरान अपने पेरिस के स्टे के दौरान उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ़ जो रेडिकल सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव सेगमेंट्स थे पेरिस के, उनके साथ होना शुरू हुई थी। और वो एक गुफ्तगू शनीद का सिलसिला, एक बातचीत का सिलसिला जो है वो चलता रहा था। अब यही वो दौर है कि जिसमें मार्क्स अपनी एक फ़िलासॉफ़िकल पोजीशन डिटर्मिन कर रहे हैं और अपने जो नज़रियात हैं उनको तश्कील दे रहे हैं। अब जो मार्क्स की फ़िलासफ़ी है वो माइक्रो फ़िलासफ़ी पे काम नहीं कर रहे थे, यानी वो सिर्फ सियासत के हवाले से या ऑन्टोलॉजी के हवाले से या एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से, बल्कि वो एक मैक्रो क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे थे। और वो मैक्रो क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन क्या था? वो बुनियादी तौर पे मईशत, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और फिर हिस्ट्री, इन तीनों के संबंध को, ये इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो माशी ताल्लुकात हैं ये ताकत के ताल्लुकात को जन्म देते हैं, सियासी ताल्लुकात को जन्म देते हैं। और फिर किस तरह से ये जो इंसान का तारीख़ में सफ़र रहा है वो माशी ताल्लुकात और सियासी ताल्लुकात या जो ताकत के ताल्लुकात हैं उसका हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में जो उसका सफ़र है वो किस तरीके से रहा है। तो जनाब इस पे जो मार्क्स हैं वो अपनी एक अलग, एक डिस्टिंक्ट पोजीशन बनाना उन्होंने शुरू की। अब इसी दौरान मार्क्स की मुलाकात होती है एंगल्स के साथ। एंगल्स जो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी अपनी एक फैक्ट्री भी है और वो बुर्जुआज़ी तबके से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अपने नज़रियात में वो रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी नज़रियात के हामिल शख्स हैं। और एनल के लिए, जो जर्मन फ्रेंच एनल था, उसके लिए एंगल्स ने एक मज़मून लिखा था, एक मकाला लिखा था। और उस मकाले से मार्क्स की अपनी जो फ़िलासॉफ़िकल पोजीशन है, वो जिस तरीके से ज़िंदगी को देख रहे थे, माशियात को देख रहे थे, सियासत को देख रहे थे, समाज को देख रहे थे, तारीख़ को देख रहे थे, तो उस पर बहुत गहरा असर हुआ। तो यहाँ से मार्क्स और एंगल्स की बाहमी दोस्ती का आगाज़ भी होता है। और ये दोस्ती जो है कुछ दिनों के बाद दोनों जब आपस में बैठते हैं और बात करते हैं तो दोनों ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें एक पैम्फलेट लिखना चाहिए। अब ये पैम्फलेट बेसिकली, इस पैम्फलेट में वो जो हेगेलियन, यंग हेगेलियंस हैं, ख़ास तौर पे जो ब्रूनो बायर एंड कंपनी है, उनके नज़रियात का वो तनकीदी जायज़ा लेना चाहते हैं। अब ये पैम्फलेट जो है दोनों ने मिल के लिखना है, लेकिन एंगल जो हैं उनका स्टे शार्ट था पेरिस में, तो वो जाने से पहले तकरीबन 15 पेजेस कार्ल मार्क्स के हवाले कर गए उस पैम्फलेट के। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो हैं वो मुसलसल उसके साथ काम करते रहे और कोई 3 to 4 मंथ्स के काम के बाद जो फर्स्ट पब्लिकेशन, जो बुक फॉर्म में, एक किताब की शक्ल में जो मार्क्स की पहली पब्लिकेशन आती है वो द होली फैमिली के नाम से आती है। और ये होली फैमिली बेसिकली ब्रूनो बायर और उसकी जो कंपनी है, उसके जो दोस्त हैं,
उसकी तरफ इशारा है, और इसमें जो हेगेलियन थाट है उसके ऊपर तनकीद की गई है, उसका एक तनकीदी जायज़ा लिया गया, और ख़ास तौर पर जो यंग हेगेलियंस थे उन पे एक तनकीद हमें दिखाई देती है इस किताब के अंदर। अब ये एक बहुत मारकतुल आरा किताब साबित होती है। कई न्यूज़पेपर्स जो हैं उस ज़माने के, वो इसको बहुत ज़्यादा कवरेज देते हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स इस किताब के हवाले से लिखते हैं कि इसके एक एक लफ्ज़ से मुज़ाहमत और इनकलाब झलक रहा है। कुछ और न्यूज़पेपर्स जो है इस किताब के बारे में कहते हैं कि ये किताब एक ऐलान जंग है हुकूमत के ख़िलाफ़, निज़ाम के ख़िलाफ़, सियासत के ख़िलाफ़, चर्च के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़। तो इस तरह की रिपोर्टिंग होती है जी इस किताब की, और जो मार्क्स की शोहरत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होना शुरू होता है। लेकिन ये किताब जब छपती है तो इसके बाद जो जर्मनी है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्क्स के जो मकाले थे जो जर्मन फ्रेंच एनल में पब्लिश हुए थे, उसके बाद ही जो अरेस्ट वारंट हैं जर्मनी में मार्क्स के ख़िलाफ़, जो एडिटर्स ऑफ द पब्लिकेशन है उनके ख़िलाफ़, उस एनल के जो एडिटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट इशू हो चुके थे। लेकिन इस किताब के बाद जर्मन गवर्नमेंट जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि इस शख्स को निकाला जाए। तो एक दिन फिर मार्क्स को हुकूमत की तरफ से हुक्मनामा मिलता है, और उसे कहा जाता है कि आप एज़ सून एज़ पॉसिबल जर्मनी से निकल जाएं, सॉरी पेरिस से निकल जाएं। अब मार्क्स जो हैं पेरिस में उनके स्टे के दौरान उनकी पहली बेटी पैदा हो चुकी है, जिसका नाम उसकी वालदा के नाम यानी जैनी के नाम पे ही जैनी रखा जाता है। अपनी मिसेस को और अपनी बच्ची को लेकर मार्क्स अपना जो सामान है, मार्क्स का क्या सामान होगा, जैसे किसी ने कहा है ना कि चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से यही सामान निकला। तो कुछ ऐसा, चंद किताबें, चंद पैम्फलेट्स और कुछ छोटा मोटा सामान जो है मार्क्स उठाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और पेरिस से निकलते हैं। बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में जाकर रिहाइश पजीर हो जाते हैं। अब बेल्जियम की जो हुकूमत है वो मार्क्स पे कंडीशन लगाती है, और उसको एक बाकायदा हलफनामा वहाँ पे जमा कराना होता है। ब्रसल्स में रहने की इजाज़त मार्क्स को तब मिलती है, और उस हलफनामे में मार्क्स जो हैं वो ये वादा करते हैं कि अपने ब्रसल्स के स्टे के दौरान वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे। अब ये हलफनामा तो मार्क्स जमा कर देते हैं, लेकिन जिसकी रग रग में और जिसके खून में एक दुनिया को बदलने का ख्वाब बहता हो, वो ऐसे मुआहदों या ऐसे हलफनामों की कब तक पासदारी कर सकता है। तो मार्क्स से भी ये नहीं होता, और मार्क्स जो हैं कुछ ही अरसे के बाद उस हलफनामे की ख़िलाफ़ वर्जी कर लेते हैं, और वो एक कमेटी बनाते हैं जिसका नाम कम्युनिस्ट कॉरस्पॉन्डेंस कमेटी रखा जाता है। अब इस कमेटी का काम क्या है कि जो दुनिया भर के कम्युनिस्ट हैं उनके दरमियान एक रब्त पैदा किया जाए, ताकि एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जा सके, और ये समझा जा सके कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो मायूसी हालात हैं वो किस जहत में चल रहे हैं, किस सिमत में चल रहे हैं, और कोई इनकलाब का रास्ता जो है वो किस तरीके से पैदा हो सकता है। बहरहाल इस मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी के बावजूद मार्क्स जो है 3 साल तक ब्रसल्स में रहने में कामयाब रहते हैं, और इसी स्टे के दौरान मार्क्स के यहाँ उनकी दूसरी बेटी लारा पैदा होती है, और फिर पहला बेटा उनका पैदा होता है एडगर। अब जब मार्क्स यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो इस दौरान वो मज़ीद अपनी जो फ़िलोसॉफ़िकल थाट है उस पर काम कर रहे हैं। एक पब्लिशर के साथ उनका मुआहदा होता है, और वो सियासत और मईशत पे एक तनकीदी किताब लिखने का मुआहदा करते हैं, और वादा ये होता है कि जी बाय समर 1845 ये किताब जो है पब्लिकेशन के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन ये पहली डेडलाइन थी,
इस किताब ने इसकी कई डेडलाइंस आई। मार्क्स ने कई दफ़ा डेडलाइंस दी कि फ़लाँ तारीख़ तक ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हो सकी। और ये किताब फिर बहुत बाद में, कई सालों के बाद, कैपिटल या जिसको दास कैपिटल कहते हैं उसकी शक्ल में हमारे सामने आती है। लेकिन ये कई सालों का अरसा है जिसके बाद फिर आखिर में ये मुआहदा जो है वो पूरा होता है और मार्क्स अपनी किताब लिखने में कामयाब होते हैं। बहरहाल जब इस किताब के हवाले से वो सोचना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो इस दौरान एंगल्स जो हैं वो ब्रसल्स में मार्क्स के पास तशरीफ़ ले आते हैं और मार्क्स और उनके दरमियान जब बायमी मुबाहिसा होता है तो वो ये फ़ैसला करते हैं कि इस किताब पे काम करने से पहले लाजमी है कि वो इकनॉमिक्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझें और ये जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ़ प्रोडक्शन है इसको बेहतर अंदाज में समझने के काबिल हो सकें। तो मार्क्स और एंगल्स दोनों इकनॉमिक्स की स्टडी के लिए एक 6 वीक्स का कोर्स करने बरतानिया आ जाते हैं और मैनचेस्टर में वो इकनॉमिक्स को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। कोई 6 हफ्ते का ये कोर्स है। फिर उसके बाद मार्क्स जो है वो वापस आते हैं ब्रसल्स में, और ब्रसल्स में आने के बाद वो इस किताब पे काम करने से पहले या अपना फ़लसफ़ा, अपने नज़रियात पेश करने से पहले उन्हें ये महसूस होता है कि ये लाजमी है कि जो इस वक्त जर्मनी में जो फैशनेबल आइडियाज़ हैं और ख़ास तौर पे जो हेगेलियन आइडियाज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको माना जाता है और जिनको बहुत ज़्यादा एक वहाँ के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स और वहाँ के जो सोशलिस्ट सर्कल्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा वैलिडिटी हासिल है, तो पहले उनका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। तो ये किताब लिखने से पहले वो एक और किताब लिखना शुरू करते हैं और ये किताब जो है ये अपने ब्रसल्स के स्टे के दौरान वो लिखते हैं, जिसका नाम द जर्मन आइडियालॉजी के नाम से है। और इसमें जो आइडियलिज़म है जर्मनी का, ख़ास तौर पे जो हेगेलियन का जो हेगल का थाट है उसको निशाना बनाते हैं और उस पर वो तनकीद करते हैं और वो तमाम नज़रियात जो जर्मनी के सोशलिस्ट के अंदर मौजूद हैं उन सब को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। बहरहाल ये किताब कोई 6 टाइम्स पब्लिकेशन से रिजेक्ट होती है, तो फिर वो उसको साइड पे रख लेते हैं। अच्छा, अब जो है 1847 का पीरियड आ गया है, तो 1847 में मार्क्स को पता चलता है कि लंदन में एक कांग्रेस हो रही है, एक न्यूली फॉर्म्ड कम्युनिस्ट लीग की। तो मार्क्स ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें इस कांग्रेस में शिरकत करनी चाहिए और वो लंदन चले जाते हैं और कम्युनिस्ट लीग जो है, ये जो न्यूली फॉर्म्ड तंजीम है, उसमें ये शिरकत, उसकी कांग्रेस में ये शिरकत करते हैं और उस कांग्रेस के मुबाहिसों के दौरान वो अपनी फ़िलासॉफ़िकल पोजीशन पे खुल के बात करते हैं और वो इस सवाल पे बात करते हैं कि एक कम्युनिस्ट इनकलाब कैसे बर्पा किया जा सकता है और कम्युनिज़म किस तरीके से इस दुनिया में आ सकता है। मार्क्स जो हैं वो इन मुबाहिसों में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल स्पीकर के तौर पे इमर्ज होते हैं। तो जब कम्युनिस्ट लीग की ये कांग्रेस ख़त्म होती है तो मार्क्स और एंगल्स को ये टास्क दी जाती है कि आप जिन नज़रियात पे बात कर रहे थे, अब उन नज़रियात को एक सादा आम फहम अल्फाज में आप लिखें और ये जो किताब लिखी जाएगी इससे आम आदमी तक, एक मज़दूर तबके का आदमी जिसकी बात की जा रही है, उसको ये समझ आनी चाहिए। मार्क्स और एंगल्स इस पे काम करना शुरू करते हैं और फरवरी 1848 में, 1847 से फिर 1848 आ जाता है, यानी कोई दिसंबर 2-3 महीने ये लगाते हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है वो हमारे सामने आता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्सिज़म की का पूरा खाका हमारे सामने रखता है कि किस तरीके से दुनिया भर के मेहनतकश इकट्ठे हो सकते हैं, एक साथ मिलकर वो एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के लिए काम कर सकते हैं। तो 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हमारे सामने आ जाता है।
लेकिन इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की मकबूलियत से कुछ पहले ही कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स यूरोप में होना शुरू होती हैं। ख़ास तौर पे फ़्रांस के अंदर 1848 का इनकलाब आ जाता है और मार्क्स जो हैं उनसे जो नई गवर्नमेंट फ़्रांस में बनती है वो मार्क्स से पाबंदी हटा लेती है। किसकी पाबंदी? जो उनको एक्सपल्शन आर्डर्स दिए थे, फ्रांस से निकलने का जो कहा गया था, वो रिवोक हो जाते हैं। यानी अब पेरिस में आना मार्क्स के लिए आसान हो गया है। लेकिन जो तब्दीलियां यूरोप में आ रही हैं उसकी वजह से जो बेल्जियम की गवर्नमेंट है और मार्क्स जितना एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, वो मार्क्स को 24 घंटों के अंदर अंदर ब्रसल्स से निकलने का हुक्म देते हैं। तो अब मार्क्स एक दफ़ा फिर अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से पेरिस की तरफ रवाना होते हैं अपनी फैमिली के साथ। जब वो पेरिस में पहुँचते हैं तो उन्हें ख़बर मिलती है कि जर्मनी में भी इनकलाब आ चुका है। तो फ्रांस से मार्क्स जो है वो वापस जर्मनी की तरफ जाते हैं और जर्मनी में पहुंचकर वो फंड रेजिंग शुरू करते हैं एक नया अखबार निकालने के लिए, एक नया न्यूज़पेपर निकालने के लिए, और इसका नाम वो रखते हैं द न्यू रेनिश गज़ट। अब रेनिश गज़ट आपको याद है कि वो पहला न्यूज़पेपर था जिसके साथ मार्क्स वाबस्ता हुए थे और फिर उसकी एडिटरशिप उनको मिली थी और जिसको जर्मन गवर्नमेंट ने फिर जिस पे पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद मार्क्स जो हैं वो फ्रांस से जर्मनी से जला वतन होके पेरिस चले गए। तो अब वो वापस आके दोबारा उसी नाम से, लेकिन उसके साथ न्यू का इजाफा करके द न्यू रेनिश गज़ट के नाम से वो नया एक अखबार शुरू करते हैं। और इस न्यूज़पेपर के ज़रिए जो जर्मनी की जमहूरी क़ुव्वतें हैं, जो इनकलाबी क़ुव्वतें हैं, उनको वो सपोर्ट फराहम करते हैं। लेकिन मार्क्स का ये जो रोमांस है ये ज़्यादा देर कामयाब नहीं होता और बादशाहत दोबारा से जर्मनी पे काबिज़ हो जाती है। और अब इस बादशाहत के काबिज़ होने के बाद कार्ल मार्क्स के लिए जर्मनी में रहना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। वो फिर से अपना सामान उठाते हैं और वहाँ से पेरिस पहुँचते हैं। पेरिस जो है वो वहाँ पे भी दोबारा से अब हालात ऐसे हैं कि मार्क्स को खुशामदीद नहीं कहा जाता और उन्हें दोबारा से एक्सपेल कर लिया जाता है। और मार्क्स जर्मनी से पेरिस और पेरिस से फिर लंदन की तरफ वो अपना सफ़र शुरू करते हैं और लंदन में वो जाकर पहुंच जाते हैं। अब मार्क्स की ज़िंदगी का जो बाकी हिस्सा है वो उनका लंदन में गुजरा है। अब ये जो ब्रसल्स से निकाला जाना, पेरिस पहुंचना, पेरिस पहुंचने से फिर मार्क्स का जर्मनी वापस जाना, फिर जर्मनी से निकाला जाना और दोबारा पेरिस, और पेरिस से फिर निकाला जाना और लंदन की तरफ रवानगी, बरतानिया की तरफ रवानगी। इस सब पे मुझे फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म है वो याद आती है कि शायद मार्क्स से पहले अगर ये नज़्म लिखी जा चुकी होती तो मार्क्स अपने फैमिली के साथ यकीनन इस नज़्म को गुनगुनाते हुए ये जलावतनी आफ्टर जलावतनी का जो सफ़र है वो तय करते और इसको ज़्यादा शायद वो एंजॉय भी करते कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ है फिर से ये हुक्म सादर के वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं करें रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाएं उस यार नाम बर का, सरे कुए नाशनाया हमें यूं ही दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, और तुझे क्या खबर कि क्या है शबे गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत अगर कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो बहरहाल जी फराज इंग्लैंड पहुंच के अब इंग्लैंड में बरतानिया में मार्क्स पे क्या बीती और फिर उनका जो इंटेलेक्चुअल सफ़र था वो कैसे आगे चला, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक। और उसके बाद फिर जो कार्ल मार्क्स की किताबें हैं और उन मरकज़ी नज़रियात पे हम बात करेंगे एक एक करके अपनी वीडियोस में, उस सीरीज़ को हम आगे लेकर चलेंगे
के जो मार्क्सिस्ट नज़रियात हैं, और हम ये भी साथ देखने की कोशिश करेंगे कि ये नज़रियात किस हद तक रेलेवेंट हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर एक दफ़ा, जो लोग पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस के हवाले से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जो आपके सवालात हैं, जो आपके कमेंट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करूँगा कि जो भी आपके सवाल होंगे और जो आपके कमेंट्स होंगे उनको मैं टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। अमन और मोहब्बत आप सबके लिए।